मैं हूं विनोद चौधरी, आपका स्वागत करता हूं विनोद इंस्पायर्स इंडिया पर। लास्ट टॉपिक पे जो हमने बात की थी वो की थी साहित्यिक सोर्स के विषय में। साहित्यिक सोर्स स्रोत, दूसरे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इनके थ्रू जो हमें जानकारियां मिलती हैं दोनों सोर्सेस के थ्रू, उनसे हम इतिहास का पता लगाते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? इधर देखिए, इतिहास, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। ये तीनों कौन कौन से हैं? पहला देखिए, प्राक या प्रागे ऐतिहासिक काल। प्रागे ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग या प्रागे ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है दूसरा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, अब उस डिफरेंस को हम देखते हैं। पहला पार्ट कौन सा है इतिहास का? प्राग या प्रागे ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसके अंदर देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक सोर्स ही उपलब्ध हैं, ठीक है। यानी कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है उस समय का, कि उस समय कैसे इंसान रहता था, क्या करता था, कैसे जीता था, कैसे खाता था। जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें दोनों सोर्स उपलब्ध हैं हमारे पास। अंतर समझिए, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक स्रोत भी हैं। पुरातात्विक स्रोत तथा लिखित स्रोत। जैसे जो लिपि है, लिखित स्रोत। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यहां सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं जो खुदाई से मिले हैं, यहां दोनों हैं, मगर जो इस्तेमाल है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत का है। यानी जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत का है। अब आप कहेंगे कि फिर लिखित स्रोत जब उपलब्ध है तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं? उनका इस्तेमाल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो उस समय की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। वैज्ञानिक इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं कि क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। बात समझ में आ गई? दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इसके अंदर सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर पुरातात्विक भी हैं और लिखित स्रोत भी हैं, मगर जो यूज है वो केवल पुरातात्विक स्रोत का ही है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, इसमें दोनों उपलब्ध हैं। अब इसमें देखिए, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है लिखित स्रोत। और दोनों का ही यूज है इसमें, ठीक है। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या अवेलेबल है, किस वजह से बांटा है? इसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और लिखित स्रोत दोनों हैं, पर इस्तेमाल सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों का है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में दोनों उपलब्ध हैं और दोनों का यूज भी है, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़े फिर। अब दोस्तों बढ़ते हैं, इसमें पहला पार्ट हम लेते हैं प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग या प्राग ऐतिहासिक काल फर्स्ट लीजिए आप।
प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल को भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 में। कौन कौन से हैं तीनों? देखिए, एक है पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा है उच्च पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, ठीक है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उच्च पाषाण काल। अब हम पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है इस चीज में। पाषाण काल को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पुरा लगा हुआ है, इट मींस ये और ज्यादा प्राचीन है। पुरा मींस प्राचीन, ठीक है ना। तो पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब इसकी एज कितनी है ये देखते हैं हम। इसकी 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लगभग 10 लाख ईसा, 10 लाख ईसा पूर्व तक, ठीक है। इतनी इसकी एज है, यानी ईसा मसीह से पहले 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व। और इसकी कितनी एज है? लगभग 8-9 लाख, 8-9 लाख से 40,000। कितनी? 40,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसका टाइम कितना है? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब इस बात को हम समझते हैं, आखिर 25 लाख साल पहले तक के प्रमाण हम पे मौजूद हैं। देखो, उस समय जो इंसान था वो जिस तरीके से जानवर होते हैं इसी तरीके से इंसान हुआ करता था। बस उसे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, बस उसको खाना इकट्ठा करना है। दिन भर वो खाना इधर उधर ढूंढता, रात को वो गुफाओं में छुप जाता या पेड़ों पर छुप जाता, क्योंकि उसको मकान बनाने की तो टेक्निक आती नहीं थी। इस समय पे उसने आग का आविष्कार भी नहीं किया था, इस समय पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था, और इस समय इंसान कॉलोनियल नहीं था। वो बस पेट भरता था, किसी तरीके से जंगलों में जीता था। और उस समय के लोग ज्यादातर जो रहते थे वो पहाड़ों के आसपास रहते थे। उसका रीजन ये था कि उनको वहां पत्थर मिल जाते थे हथियार के लिए। पत्थर का इस्तेमाल वो हथियार के तौर पे किया करते थे। और वहां उनको गुफाएं मिल जाती थी, पेड़ मिल जाते थे जहां के वो रात को छुप जाते थे। अब समझिए कि कितना मुश्किल वक्त रहा होगा इंसान के लिए। बारिश होती या धूप होती या इतनी ठंड पड़ती, वो कपड़े पहनना भी नहीं जानता था। खैर, एक बात जरूर थी शुरू से लेकर अंत तक कि इंसान के अंदर बुद्धि शुरू से ही थी। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होता गया। और ये एक साथ डेवलप नहीं हुआ, इसको हजारों हजार साल लगे। अब समझिए 25 लाख। जो साइंटिस्ट हमसे कह रहे हैं एग्जैक्टली जो प्रमाण मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग जो सर जॉन लॉक हैं, इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा। पुरा पाषाण काल किसने बांटा है? जॉन लोबॉक, याद रखना इसको। इन्होंने 2 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। कितने भागों में बांटा? 9 पाषाण।
इन्होंने जो है ये मध्य पाषाण काल को नहीं बांटा है इसको, इन्होंने मध्य पाषाण काल को क्या कहा, संक्रमण काल। क्या कहा, संक्रमण काल। ठीक है। अच्छा, इसको पाषाण काल इसीलिए कहा गया है, स्टोन एज इसीलिए कहा गया क्योंकि इंसान उस समय सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करता था। ठीक है ना, पत्थरों का इस्तेमाल करने की वजह से इस युग को पाषाण काल कहा गया। ये जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, ये किसने बांटा, एक एडवर्ड थे, एडवर्डसन ने बांटा। ठीक है, एडवर्डसन ने इन तीनों को पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। अब हम समझते हैं पुरापाषाण काल को। किसको समझते हैं, पुरापाषाण काल को। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम समझते हैं पुरापाषाण काल को। किसको, पुरापाषाण काल को। ये देखिए पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसका टाइम कितना है, 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक, 10 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये पुरापाषाण काल का टाइम है। इस समय जो एविडेंसेस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंसान जिया करता था सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर डिपेंड था, हथियारों के तौर पर। अच्छा, उस समय के जो एविडेंसेस हैं उसमें जो हथियार मिले हैं उनके बारे में बता रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग 2 तरीके से बांटा है इनको। कितने तरीके से, 2 तरीके में डिवाइड किया है। पहला है चापर, पहला क्या है, चापर चापिंग, थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, चापर चापिंग, पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स संस्कृति। अब इनमें क्या फर्क है दोनों में, इसका नाम समझिए चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ओके, अब हम समझते हैं कि आखिर ये नाम दिया क्यों है। तो ये देखिए पेबुल, जो ये पेबुल वर्ड है, ये जैसे आप कभी पहाड़ी इलाकों में गए हो तो वहां नदियों के साथ बह के एक गोल गोल से पत्थर आ जाते हैं जिनको हम अक्सर शालिग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये जो गोल पत्थर उनके नदियों से जो बह के आते हैं, तो इंसान उस समय क्या करता था कि इनको ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, जो शिकार करता था। देखो उस समय कृषि का ज्ञान तो था नहीं कि खेती करके या कुछ करके अन्न उगा लिया, वो रख लिया या उसका कुछ बना लिया। इंसान सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी था, और मांसाहारी था तो उसको शिकार करना जरूरी था। अब शिकार करना जरूरी है तो उसको कुछ हथियार चाहिए जंगली जानवरों को मारने के लिए। तो हथियार के तौर पे वो सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करना जानता था, और वो जानता ही नहीं था। तो पत्थर जो होते थे ना गोल, वो थोड़े से उसके लिए कंफर्टेबल होते थे। तो पेबुल क्या होता था, जैसे ये गोल पत्थर है, ठीक है, इसे कहते थे पेबुल। ठीक है ना, इसको क्या कहते थे, पेबुल कहते थे। अच्छा, फिर चापर क्या हुआ। अब इस गोल पत्थर में को हम यदि नुकीला कर दें एक साइड से, ठीक है, मैं नेक्स्ट दूसरा बनाता हूं मैं, ये हो गया पेबुल। और चापर क्या हुआ, चापर ये हुआ कि यदि हम इस गोल पत्थर को, बड़ा सा पत्थर लिया और एक तरफ से हमने इसको धारदार नुकीला कर लिया, एक तरफ से हमने इसको धारदार नुकीला कर लिया जिससे कि शिकार मारने में आसानी हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, चापर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया चापिंग। चापिंग क्या होता है, चापिंग होता है कि ये जो गोल पत्थर है यदि हम इसको दोनों तरफ से, कहां से, दोनों तरफ से यदि हम इसे नुकीला बना दें तो ये 2 तरह से ये अटैक करने के काम में भी आ जाता था और बचने के काम में भी आ जाता था। तो हम इसको क्या कहेंगे, चापिंग। तो इस संस्कृति का जो नाम पड़ा है वो इन गोल पत्थरों की वजह से पेबुल चापर चापिंग संस्कृति पड़ा है। ठीक है, अब पेबुल चापर चापिंग संस्कृति समझ में आ गया। ओके,
ये जो इसके एविडेंसेस मिले हैं वो कहां से मिले हैं? पेउल चापर चापर संस्कृति के सोहन नदी घाटी से। कहां से? सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी ये पंजाब में है, जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब चला गया है, ये उस जगह पे है। ये क्या है? सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। सहायक, ठीक है। कहां से मिले हैं इसके एविडेंसेस? इसके एविडेंसेस मिले हैं सोहन नदी घाटी से, जो कि पाकिस्तानी पंजाब में है, सिंधु की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स संस्कृति। ये जो सारी संस्कृति है, जो एविडेंस मिले हैं उस वक्त के, उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं हैंड एक्स संस्कृति। क्या है? हैंड एक्स, हैंड एक्स संस्कृति। इस हैंड एक्स में क्या है? हैंड एक्स में चीज सेम ही है, यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल ये, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? इसमें जो हथियार मिले हैं वो, उनका नाम है विदारणी। क्या है? विदारणी। ये क्या होता था? ये दो धारी यानी दोनों तरफ से धारदार हथियार होता था। दोधारी हथियार, ठीक है। और नेक्स्ट है हस्त कुठार। क्या है? हस्त कुठार। ये क्या है? कुल्हाड़ी जैसा हथियार था। हथियार, ठीक है। विदारणी क्या है? दोधारी मतलब तलवार नहीं, उस समय इंसान धातु का प्रयोग करना नहीं जानता था। ये भी पत्थर के बने हुए हथियार ही थे। जो कुल्हाड़ी जैसा हथियार था ये भी पत्थर का बना हुआ था, ठीक है। इनके प्रमाण कहां से मिले हैं हिंदुस्तान में? चेन्नई के पास पक्कम और दूसरा है बादम दुराई। कहां से मिले हैं इनके प्रमाण? अतिरमपक्कम और बादम दुराई। अतिरमपक्कम, बादम दुराई, थोड़ी सी साउथ इंडियन नाम है, शायद याद करने में दिक्कत हो। अतिरमपक्कम बादम दुराई, अतिरमपक्कम बादम दुराई। ये कहां है? चेन्नई के पास। चेन्नई के पास, ठीक है। यानी दो तरह की कल्चर उस समय पाई गई। पहली थी चापर चापिंग टेबल संस्कृति, दूसरी है हैंड एक्स संस्कृति। तो इस वीडियो में हम पढ़ाई की बात तो इतनी करेंगे दोस्तों। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी जीएस आती है उसमें एक तो फिक्स होती है, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है। दूसरी होती है करंट की जीके। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या जो लेटेस्ट घटनाएं हैं, उनका हम एक दो घटनाओं का डेली जो इंपॉर्टेंट होंगी उनका एनालाइज करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हमने दो टॉपिक उठाए हैं। तो पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र, अब मैं लिखूंगा काफी लंबा हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है, कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबू धाबी कहां पे है? यूएई में, ठीक है। वहां पे पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। ये पहला मंदिर है पूरे अरब में, क्योंकि वहां तो मॉडर्न कंट्री है, सारी की सारी मस्जिद होंगी, मंदिर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पहला मंदिर है, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है समझिए, जिसका उद्घाटन किया है। और आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भी भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इस जो मंदिर की विशेषताएं हैं, जो दुबई में बना, अबू धाबी में बना है, 27 एकड़ में मंदिर बना है, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से। प्रधानमंत्री ने कल मंत्रोच्चार के बीच में इसका उद्घाटन किया। और दुबई के शेख अल, इनके नाम थोड़े लंबे होते हैं, शेख अल
शेख मोहम्मद नायद अल नाहयान। ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स। ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको धन्यवाद दिया, कहा ये मंदिर मिडिल ईस्ट में ही नहीं भारतवर्ष के लोगों के लिए भी एक शान है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब इसका मतलब समझिए कि भारत की जो बढ़ती हुई दोस्ती है जो गल्फ कंट्रीज हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ओमान ने हमको अपना एक पोर्ट गिफ्ट किया है। ओमान कहाँ पे है? यदि आप मुंबई या कोच्चि अरब सागर की तरफ से आगे को चलेंगे तो पहला देश ओमान ही पड़ेगा, उसके बाद यूएई पड़ता है, उसके पीछे सऊदी अरब पड़ता है, उसके पीछे कतर पड़ता है। तो बढ़ती हुई भारत की जो दोस्ती है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में, वहां ये साफ साफ दर्शा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उद्घाटन किया है। अब समझिए कि अरब से निकले हुए लोगों ने हमारे यहाँ पे आके कितने मंदिरों को तोड़ा। आज उस अरब में पहला मंदिर बन रहा है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे पूरे देश को बधाई देता हूं। दूसरी एक खबर देखिए आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आज कानपुर कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने आज से लगभग 43 साल पहले, ये समझिए 14 फरवरी 1981 कोई बड़ा फेमस कांड हुआ था। बड़ी सुर्खियां बटोरी थी उस समय इस कांड ने। शायद आपका हमारा जन्म भी नहीं था उस समय का। बेहमई कांड। क्या? बेहमई। ये क्या कांड था? एक ही दिन में दस्यु फूलन देवी ने एक ही दिन में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। समझिए 26 लोगों को लाइन में लगा के गोली मारी थी, जिसमें से कि 6 लोग तो बच गए थे, घायल हो गए थे, 20 लोग एट पॉइंट मारे गए थे। उस कांड का नाम था बहमई हत्याकांड 1981 में। अब आप समझिए तब से मुकदमा चल रहा है, आज 43 साल बाद फैसला आया है और उसमें एक अभियुक्त को सजा हुई है। समझिए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा था? 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, हत्या का मुकदमा था। उसमें से 43 साल गुजर गए, जिससे कि 33 लोग तो खत्म हो गए, मर गए, अपने आप मर गए। ठीक है, तो 33 में से कितने बचे? देखिए जरा, 3 बचे। ठीक है, 3 में से 1 फरार है, तो कितने बचे? 2 बचे। 2 में से कोर्ट ने एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और एक को आजीवन कारावास की सजा दी है। अब आप समझिए कि अभी लोअर कोर्ट का फैसला है, मामला हाई कोर्ट में जाएगा। अब ये समझिए कि आज से 43 साल पहले यदि कोई बंदा 30 साल का है, वो जिसको सजा हुई है, तो उसकी उम्र कितनी हो गई? 3 और 4 साल। वो इस समय 73 साल के लगभग का होगा। अब हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक डिसीजन आएगा, ये तो समय बताएगा। मगर मैं बहमई कांड के विषय में आपको बताऊं थोड़ा सा। बहमई कांड था क्या आखिर? ये जो सेगमेंट है हमारा, हम डेली जो लेटेस्ट टॉपिक होंगे उनके विषय में डिस्कस करेंगे। ये हमारे करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन परीक्षा में इंटरव्यू होता है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी भी। और दूसरी चीज, हमें जब हम न्यूज चैनल देखते हैं असल में, तो वहां पे एक ही बात को इतना घुमा घुमा के बोला जाता है कि एक आदमी 1 घंटा बैठ जाए न्यूज देखने के लिए, 2 घंटा बैठ जाए न्यूज देखने के लिए, कुछ समझ में नहीं आता। हर समय हर 2 मिनट के बाद ऐड आते हैं। तो यहाँ पे हम उस डिस्कस को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शहरों में तो न्यूज़पेपर पहुंच जाता है, जो इंसान अपने मतलब की बात छांट ले, उसमें से पढ़ ले, लेटेस्ट अपडेट कर ले। मगर गांव देहात में आज भी हमारे न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है। तो मैं कोशिश करूंगा उस गैप को फिल करने की। बहमई हत्याकांड के विषय में हम बात कर रहे हैं,
तो ये फूलन देवी थी जिन्होंने, फूलन देवी, इनका जीवन परिचय देख लीजिए थोड़ा सा। ये जालौन के गांव में पैदा हुई, बीहड़ों में। बीहड़ वर्ड अक्सर फिल्मों में सुना होगा आपने 80s 90s की, शायद आप लोग देखते हो या ना देखते हो पुरानी फिल्में। तो बीहड़ जो शब्द होता है, जो ये 5-6 जिले हैं यूपी के और एमपी की जहाँ सीमा मिलती है आगरा से आगे, जिसमें भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर का कुछ एरिया है, औरैया है, जालौन है। तो वहाँ क्या है कि रेत के छोटे छोटे टीले टाइप के पहाड़ जैसे, तो उन पे बहु लोग रहते हैं, बीच में चंबल नदी है, तो बड़ा एक दुर्गम इलाका है। तो उनको हम क्या कहते हैं, बीहड़। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उनको क्या बोला जाता है, बीहड़। अच्छा, इन पे एक फिल्म भी बनी है जो काफी फेमस हुई थी, शेखर कपूर की, बैंडेड क्वीन। बैंडेड क्वीन, इसका मतलब होता है दस्यु सुंदरी। तो जो फूलन देवी हैं, ये जालौन एक जिला पड़ता है यूपी में, वहां पैदा हुई। तो बचपन से ही थोड़ा तेज तर्रार थी। तो इनके जो परिवार है उसके पास 1 एकड़ यानी कि लगभग 5 बीघे जमीन थी। उस जमीन को चचेरा भाई हड़पना चाहता था। फूलन देवी की उससे लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, मामला शांत हो गया। फूलन देवी की बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई। वो जिस बंदे से शादी हुई वो इनसे एज में काफी बड़ा था, वो उनको मारता पीटता था, जो भी था। तो ये फिर से अपने मायके आ गई। जब ये मायके आई तो इनके चचेरे भाई ने इन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। तो चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया तो ये 3 दिन थाने में बंद करके रखा है इनको। किसी भी तरीके से वहां से छूट के आई और फिर से इनको ससुराल भेज दिया। फिर ये किसी गैंग में शामिल हो गई। तो लोगों को लगा कि कुछ दिन में मर जाएगी या इनकाउंटर हो जाएगा, मगर अचानक से कुछ गैंग वार में होता है। इन्होंने किसी रंजिशवश या जो भी है 26 लोगों को एक साथ गोली मार दी। उसके बाद ये 11 साल तक लगभग जेल में रही। उसके देखिए 1981 की घटना है। कब की है? 1981 की। ठीक है, 1993 में जो मुलायम सिंह सरकार थी उसने इनसे मुकदमे वापस लिए। उसके 1 साल बाद इनकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद इन्होंने मिर्जापुर सीट से, कहा? मिर्जापुर, यूपी की मिर्जापुर सीट से इन्होंने सपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा। ये जीत गई, सांसद बनी। कब बनी? 1996 में। 1996 में 1998 में चुनाव हार गई। 1998 में चुनाव हार गई। फिर 99 में जो दोबारा चुनाव हुए तो उनमें फिर जीत गई, ये सांसद बनी। 2001 में एक शेर सिंह राणा नाम के आदमी ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। बात ये नहीं है, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आज 43 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इतने दिनों बाद यदि न्याय किसी को मिले तो क्या ये न्याय है? ये बात मैं आप पे छोड़ता हूं। अगले दिन हम किसी नए टॉपिक के साथ में लेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ करंट के टॉपिक भी उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।